हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं इस सफर का कहानी के एक नए भाग के साथ। एपिसोड 36, खतरनाक रेगिस्तान। नेहरू जलकुंड में बैठकर बीते रात के बारे में सोच रहा था। तभी यक्ष उसके स्नान गृह के द्वार पर खटखटाते हुए बोला, और कितनी देर लगाओगे? पूरे वर्ष का स्नान एक ही दिन में करने का इरादा है क्या? ये सुनकर नेहरू जलकुंड से बाहर आकर पास में रखे पात्र से एक तौलिया उठाकर वस्त्र बदलने वाले कक्ष की ओर जाते हुए झुंझलाकर यक्ष से बोला, कपड़े तो बदलने दो मुझे, या फिर ऐसे ही आ जाऊं? तुम्हें ऐसे ही बाहर आना पड़ता अगर इस भोजनालय के स्नान गृह में वस्त्र उपलब्ध नहीं होते तो। यक्ष ने कहा और फिर से जाकर उसी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नेहरू भी वस्त्र बदलकर अपने बालों को तौलिए से पोंछते हुए बाहर आया और फिर दर्पण के सामने जाकर तौलिए को पास की मेज पर रखकर अपने बालों को सही करने लगा। ये देखकर यक्ष उससे बोला, तुम्हें कन्या देखने नहीं जाना है जो इतना सच सवर रहे हो? जल्दी करो अन्यथा हमें विलंब हो जाएगी। कुर्सी से उठकर, और पता नहीं ये रुद्र कहाँ मर गया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम सबकी दाइमा हूँ जो सुबह सुबह तुम लोगों को जगाने का काम करें। उसकी बातें सुनकर नेहरू को हंसी आ गई। वो हंसते हुए ही यक्ष के पास आया और अपनी कमीज को सही करते हुए बोला, दाइमा नहीं, दाई बाबा, अपना लिंग परिवर्तन मत करो। नेहरू के इन बातों को सुनकर यक्ष गुस्से में उसे घूरने लगा और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी रुद्र द्वार खोलकर अंदर आया। रुद्र ने जब यक्ष को गुस्से में खड़े देखा तो वो स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए नेहरू से पूछा, इसे क्या हुआ है? जिसे सुनकर नेहरू ने अपने कंधे उचका दिए, जो देखकर रुद्र ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए यक्ष के सामने रखे कुर्सी पर बैठकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, वैसे नेहरू, क्या तुम्हें जंगली भेड़िए के विषय में पता है? हाँ मैं जानता हूँ, बड़े गुस्सैल होते हैं। बिल्कुल यक्ष। ऐसा कहते हुए नेहरू रुक गया, पर रुद्र इस बात को जारी रखते हुए बोला, सही कहा तुमने, बिल्कुल यक्ष की तरह। अपने साथ जंगली भेड़िए की तुलना होते हुए सुनकर यक्ष रुद्र के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे घूरते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हें जंगली भेड़िए जैसा प्रतीत होता हूँ? अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर, तो फिर बताओ मैं किस ओर से तुम्हें उस जैसा दिखता हूँ? उसकी तरह दिखने में तो नहीं, परंतु उसके सारे गुण अवश्य तुम में है। रुद्र कुर्सी से उठकर बोला। ये सुनकर यक्ष भी उसे याद दिलाते हुए बोला, हाँ और तुम तो बचपन में मैमथ की तरह दिखते थे। सर छोटा पर पेट मोटा, और कान तो तुम्हारे दिखते ही नहीं थे, बिल्कुल मैमथ की तरह बालों से ढके होते थे। ऐसा कहते हुए यक्ष बचपन के रुद्र की तरह अभिनय करके भी दिखा रहा था और इसी तरह करते हुए उन दोनों के बीच में बहस बढ़ने लगी। कभी कोई किसी को बंदर कहता तो कभी गोरिल्ला। उन दोनों के बीच के बहस को देखकर नेहरू भी अब तक परेशान हो चुका था। वो जब भी उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता वो दोनों ही उसे धक्का देकर कुर्सी पर बैठा देते और फिर से एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते। नेहरू अब उन दोनों के बीच में जाकर उन्हें शांत करते हुए बोला, अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, क्या कर रहे हो? संसार के सभी जीवों के नाम आज ही ले लोगे क्या? ये सुनकर यक्ष उसे फिर से धक्का देकर कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, तुम तो बीच में आओ ही मत। नेहरू की ओर उंगली करके, तुम भी किसी बिल्ली से कम नहीं हो, इतनी देर कोई सोता है क्या, आलसी बिल्ली? बस यही सुनने की देरी थी कि नेहरू भी उन दोनों के साथ लड़ाई में शामिल होते हुए कुर्सी से उठकर यक्ष पर भड़कते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने? मैं बिल्ली की तरह सोता हूँ? इसके बाद और होना क्या था? पहले दो लड़ रहे थे और अब तीनों ही एक दूसरे के बारे में बुराई करते हुए लड़ने लगे। अब तक तो शायद उन तीनों ने दुनिया के आधे से ज्यादा जानवरों के नाम से एक दूसरे की तुलना कर चुके थे, पर इससे ज्यादा उन तीनों की लड़ाई और बढ़ती। तभी बाहर से किसी कर्मचारी ने उन्हें पुकारते हुए कहा, कुमार, क्या भीतर सब कुछ सकुशल है? उनकी आवाज को सुनकर वो तीनों रुक गए और तीनों ही अलग अलग जगह पर बैठकर एक साथ बोले, हम ठीक हैं। ये सुनकर बाहर से फिर आवाज आई, जी कुमार, अगर आप लोगों को किसी वस्तु की आवश्यकता हुई तो हमसे संपर्क कीजिएगा। ऐसा कहकर वो कर्मचारी वहां से चला गया। कमरे के अंदर वो तीनों लड़ते हुए काफी थक गए थे। रुद्र मेज पर रखे पानी के जग में से एक प्याले में पानी निकालता है और उसे पी लेता है। इसके बाद नेहरू और यक्ष भी जग में से बारी बारी करके पानी पीते हैं और फिर कुछ देर तक आराम करने के बाद यक्ष उठकर कक्ष से बाहर जाते हुए उन दोनों से बोला, इसे हम बाद में जारी रखेंगे, फिलहाल हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कहकर यक्ष कमरे से बाहर चला गया और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे भोजनालय के बगीचे की ओर चले गए। दूसरी ओर अब तक दिन का दूसरा प्रहर शुरू हो चुका था। हर स्थान पर सूर्य की किरणें अपने प्रकाश से धरती को सुनहरा बना रही थी। जमीन पर किसी चादर की तरह बिछे घास पर छोटे छोटे रंगीन फूल खिल रहे थे जिन पर तितलियां और भंवरें मंडरा रही थी। और इन सब के बीच प्रतापगढ़ के घने जंगलों के बीच में से फूलवती और भाविका अपने अश्व को तेजी से दौड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी, इस बात से अनजान होकर कि कोई उन दोनों का पीछा कर रही है। उनके पीछे आ रही लड़की ने अपने चेहरे पर एक जालीदार चुनरी ओढ़ रखी थी, इसलिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल उसकी आंखें ही स्पष्ट नजर आ रही थी जिन पर गहरा काजल लगा हुआ था।
फूलवती ने अपने अश्व की गति को और अधिक तेज करते हुए ऊंचे स्वर में भाविका से कहा, अश्व की गति को और तेज करो, हमें दोपहर होने से पहले चांद घाटी तक पहुंचना है। ठीक है, भाविका ने कहा और फिर वो दोनों और अधिक तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन दोनों को गति बढ़ाते हुए देखकर उनके पीछे आ रही लड़की परेशान होकर बोली, इन लोगों ने अचानक अपने गति को इतना तेज क्यों कर लिया? ऐसा कहकर उस लड़की ने भी अपने अश्व की गति को तेज कर दिया। इसी तरह वो लड़की कुछ देर तक आगे बढ़ती रही, परंतु कुछ समय बाद फूलवती और भाविका उसके नजरों से ओझल हो गए थे। ये देखकर उसने अपने सामने की ओर गौर से देखते हुए कहा, अब ये दोनों कहाँ चले गए? अब तक तो यहीं पर थे। ऐसा कहकर उसने अपने अश्व की गति को थोड़ा धीरे कर लिया और तभी उसे अपने पीछे से किसी की जानी पहचानी आवाज आई, अब हम तुम्हारे पीछे हैं। तुम्हें क्या लगा हमें तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा? ये सुनकर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर फूलवती और भाविका अपने अश्व के साथ उसी की ओर आ रही थी। फूलवती अपने अश्व के साथ उसके बिल्कुल पास आकर उससे पूछी, कब से पीछा कर रही हो तुम हमारा, और क्यों? ये सुनकर उस लड़की ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और अपने मन में सोची, अब मैं इससे कुछ छुपा नहीं पाऊंगी, इसलिए इसे सब कुछ बता देना ही उचित होगा। ऐसा सोचकर उस लड़की ने अपनी आंखों को खोल लिया और फिर अपने एक हाथ को चेहरे पर ले जाकर उड़े हुए चुनरी को चेहरे से हटा दिया। उसके ऐसा करते ही फूलवती और भाविका दोनों ही हैरान हो गए। फूलवती चौंकते हुए उससे पूछी, जी आप यहाँ पर, आप मेरा पीछा क्यों कर रही है? तभी भाविका भी उनके पास आते हुए बोली, राजकुमारी नंदिनी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उन दोनों के प्रश्नों को सुनकर नंदिनी ने कोई संकोच किए बिना ही कहा, मैंने स्नान गृह में फूलवती की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं भी तुम दोनों के राजमहल से निकलने के बाद तुम्हारे पीछे आ गई, फूलवती की ओर देखकर, और अब मैं भी तुम दोनों के साथ ही जाऊंगी। नंदिनी ने उन वाक्यों को ऐसा कहा जैसे वो उन्हें कह नहीं रही हो बल्कि आदेश दे रही हो। और उसके बातों को सुनकर फूलवती ने अपने मन में सोचा, अगर मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी तो मेरा ही लाभ होगा, परंतु मुझे इन्हें अपनी मनमानी नहीं करने देनी होगी। ऐसा सोचकर फूलवती ने नंदिनी से कहा, ठीक है, आप हमारे साथ चल सकती है, परंतु इसमें मेरी 2 शर्तें हैं। नंदिनी को देखते हुए, आपको मेरे मार्गदर्शन पर ही चलना होगा और आप मेरे लिए कोई निर्णय नहीं लेंगी। अगर आपको मेरी ये शर्तें स्वीकार है तो फिर आप हमारे साथ आ सकती हैं, अन्यथा यहीं से वापस लौट जाए। फूलवती की शर्त को सुनकर राजकुमारी नंदिनी थोड़ी देर शांत रही और फिर बोली, मुझे ये शर्त स्वीकार है, अब आप हमारे साथ आ सकती हैं, फूलवती ने कहा, और फिर वो तीनों ही चांद घाटी की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगी। दूसरी ओर वो 5 आदमी माही को बोरे में भरकर एक गांव में ले आए थे। उस गांव की हालत बेहद गंभीर लग रही थी। वहां की झोपड़ियां टूटी फूटी थी, बच्चे कुपोषण से ग्रसित लग रहे थे, कुछ लोग गांव के कमजोर लोगों पर कूड़े बरसा रहे थे। आसपास का नजारा काफी निराशाजनक था, लोगों पर अत्याचार हो रही थी, यहाँ तक कि बच्चों से भी भारी भारी पत्थरों को उठवाया जा रहा था। और वो 5 आदमी सब कुछ नजरअंदाज करके इन सब के बीच में से होते हुए एक बेहद ही आलीशान हवेली के सामने पहुंचे। उन 5 को वहां पर देखकर द्वारपाल ने द्वार खोलते हुए अपना सर झुकाकर उनसे कहा, जमींदार जी गांव के भ्रमण पर गए हैं, आप दोनों उनकी प्रतीक्षा कीजिए, वो कुछ समय बाद ही लौट आएंगे। उस द्वारपाल के बातों को सुनकर पहले आदमी ने उससे कहा, ठीक है, हम उनका यहीं पर प्रतीक्षा करते हैं, तुम दासियों से कहकर हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। जी हम अभी किसी से कहते हैं, द्वारपाल ने कहा। इसके बाद वो 5 आदमी हवेली के भीतर आ गए। दूसरी ओर आचार्य अक्षपात द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़कर ध्रुव एक पल भी गवाए बिना इस समय शिक्षा भवन के लिए निकल चुका था। इस समय वो चांद घाटी से काफी दूर आ चुका था। कुछ दूर तक आगे बढ़ने के बाद अचानक उसका अश्व अपने सामने के दोनों पैरों को ऊपर उठाकर हिनहिनाते हुए रुक गया, क्योंकि उनके सामने इस समय कटीले वनों से भरा रेतीला रेगिस्तान शुरू हो रहा था। अपने सामने उस कटीले पेड़ों के वन को देखकर ध्रुव गुस्सा करते हुए बोला, अब मैं इसे कैसे पार करूं? वन की ओर अच्छी तरह से देखते हुए, यहाँ पर तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिख रहा है, क्या करूं अब मैं? क्या करेगा आप ध्रुव? क्या वो पार कर पाएगा उस कटीले वन को? क्या होगा जब होश में आने के बाद माही खुद को किसी और जगह पाएगी तब? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग। एपिसोड 37 श्रापित जंगल। ध्रुव अपने अश्व के साथ रेगिस्तान की सीमा पर बने उस कटीले वन के सामने खड़ा था। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वो अब इस वन को कैसे पार करे। तभी उसने अपने मन में कुछ सोचा और अश्व से नीचे आकर उस वन के सामने ध्यान मुद्रा में बैठकर कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। जैसे जैसे ध्रुव मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, उस वन में से टहनियों की करमराहट की आवाजें आने लगी थी। ऐसा आभास हो रहा था कि सारे पेड़ एक जगह सिकुड़ रहे हैं। धीरे धीरे वो वन 2 भागों में बंटने लगा और टहनियों की करमराहट की आवाजें और अधिक सुनाई देने लगी। उन आवाजों को सुनकर ध्रुव और तेजी से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। ध्रुव की आंखें बंद थी, इसलिए वो अपने आसपास के दृश्य को देख नहीं पा रहा था, परंतु वो आवाजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था।
ध्रुव ने एक आखिरी बार मंत्र का जाप किया और एक तेज धम आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। ऐसा होते ही ध्रुव ने अपने आंखों को खोला और सामने के दृश्य को देखकर उसके होठों पर एक जीत की मुस्कान तैर गई। उसने अपने सामने की ओर देखा, फिर अपने अश्व पर सवार होकर वन के मध्य से बने मार्ग की ओर बढ़ते हुए बोला, लंबे समय बाद मैंने इस मंत्र का प्रयोग किया है, परंतु मुझे लगा नहीं था ये अभी भी उतनी ही कारगर है जितनी उस समय थी। आचार्य अक्षपात को याद करके, धन्यवाद आचार्य, अगर आपने हमें इस प्रकार के मंत्रों का ज्ञान नहीं दिया होता तो आज मैं आप तक भी नहीं पहुंच पाता। ये बोलकर ध्रुव अपने अश्व को दौड़ाते हुए वन के बीच से बने रास्ते की ओर बढ़ गया। दूसरी ओर वो पांचों आदमी हवेली के भीतर आ गए थे। हवेली जितना बाहर से आकर्षक लग रहा था, उससे भी अधिक सुंदर और आकर्षित वो भीतर से लग रहा था। हवेली के दीवारों पर मनमोहक चित्र लगे हुए थे, जगह जगह पर फूलदान रखे थे, काफी सारे पहरेदार लोग हवेली के भीतर भी पहरा दे रहे थे। उन लोगों के हाथों में लाठी थी और उन सभी लोगों ने एक जैसा धोती और पैजामा पहन रखा था। उन लोगों में से एक आदमी ने जब उन पांचों को भीतर देखा तो वो उनके पास आया और आकर बोरे की ओर देखते हुए गांव वाले लहजे में पहले आदमी से पूछा, कहाँ तक भागल चली गई रहे ई छोरी, और तोहा का कहाँ से मिलल बा? ज्यादा दूर भाग नहीं पाई थी हमसे, चांद घाटी के भोजनालय से दबोचा है हमने इसे, पांचवें आदमी ने आगे आते हुए कहा, जिसे सुनकर जमींदार के पहरेदार ने खुश होते हुए उनकी ओर देखकर बोला, बढ़िया काम कैले बा तू लोग। उसने ऐसा कहा ही था कि तब तक वहां पर एक दूसरा आदमी, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी, मोटा शरीर, दोनों हाथों की उंगलियों में ढेर सारी अंगूठी और एक चांदी से बनी लाठी, चेहरे पर घमंड और लालच का भाव था। उसके साथ दो और आदमी भी थे जिनके हाथों में लाठी थी। वो दरवाजे से अंदर आते हुए बोला, ये हरी, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जा जाकर अपना काम कर। जी जमींदार जी, पहरेदार ने कहा और वहां से दूसरी ओर चला गया। फिर वो जमींदार उन पांचों के पास जाकर उनके सामने बड़े ही ठान से खड़ा होकर बोला, तो तुम लोग लेकर आ गए उसे? ये सुनकर पहले आदमी ने उनसे कुछ कहना चाहा, पर इससे पहले ही जमींदार ने उन्हें अपने एक हाथ से इशारा करके रोकते हुए कमरे की ओर इशारा करके कहा, जाओ इसे ले जाकर उस कमरे में बंद कर दो। ऐसा कहकर वो जमींदार उन्हें कुछ कहने का मौका दिए बिना ही वहां से चला गया। जमींदार के जाने के बाद वो पांचों आदमी माही को लेकर एक गोदाम जैसे कमरे के अंदर आए और उस बोरी को नीचे रखकर माही को उससे बाहर निकालने लगे। दूसरा आदमी जो माही को बोरे में से बाहर निकाल रहा था, उसकी नजर अचानक माही की उंगली पर पड़ी, जिसमें वही सफेद रंग की अंगूठी थी जिसे महाराज कुलदेव ने माही को प्रतापगढ़ से निकलते वक्त दिया था। उस अंगूठी को माही के उंगली में देखकर वो आदमी चौंक गया और माही से दूर होकर खड़े होते हुए घबराकर अंगूठी की ओर एक उंगली से इशारा करके बोला, ये अंगूठी इसके पास कैसे? उस आदमी को इस प्रकार से घबराते हुए देखकर पहला आदमी जो दरवाजे पर ही खड़ा था, वो अंदर आया और माही की उंगली में उस अंगूठी को हैरान होकर देखने लगा और झुककर अंगूठी में लगे सफेद पत्थर को देखते हुए बोला, ऐसा लग रहा है इसी तरह के पत्थर को मैंने कहीं और भी देखा है। तभी चौथे आदमी ने कुछ याद करके उन सब से कहा, श्रापित जंगल, क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हो? हम कभी श्रापित जंगल गए ही नहीं थे, तो फिर तुम्हें ये पत्थर श्रापित जंगल में कैसे नजर आई? तुम गए थे क्या? पहले आदमी ने गुस्सा करते हुए कहा। ये सुनकर सबको याद दिलाते हुए चौथे आदमी ने कहा, हाँ हम वहां पर गए नहीं थे, परंतु क्या तुम्हें याद है जब हम उस बूढ़े आदमी के पुस्तकालय में प्राचीन पुस्तक को चुराने गए थे, तब हमें वहां पर एक पुस्तक मिली थी जिसमें अंगूठी की ओर इशारा करके जिसमें ऐसी पत्थर की तरह चिन्ह बना हुआ था और श्रापित जंगल के विषय में लिखा हुआ था। ये सुनकर पहले आदमी ने उस बात को याद करते हुए कहा, हाँ स्मरण आया। वो चारों इससे ज्यादा कुछ और बातें कर पाते तभी जमींदार का एक पहरेदार दरवाजे के पास आकर बोला, तुम लोग इतनी देर से क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर आओ, जमींदार ने तुम्हें बुलाया है। हाँ हाँ हम अभी आते हैं, पहले आदमी ने कहा। फिर वो पांचों माही को उस कमरे में बंद करके पहरेदार के साथ वहां से चले गए। दूसरी ओर चांद घाटी के भोजनालय में मित्रा अपने कक्ष में चिंता करते हुए बार बार रेत घड़ी की ओर देखकर इधर उधर टहल रही थी। उसके कक्ष में कोमल, शबरी और भीकू भी थे। मित्रा को इतना चिंतित होते हुए देखकर कोमल उसके पास आकर बोली, आपने ही तो कहा था इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो स्वयं ही लौट आएंगी, फिर आप क्यों इतना चिंतित हो रही है? हाँ मैंने कहा था, रुककर कोमल की ओर देखते हुए, परंतु इतना समय हो गया है, वो अभी तक नहीं लौटी। परेशान होकर फिर से इधर उधर चलते हुए, कल रात्रि से गायब है वो और अभी तक नहीं लौटी। अचानक रुककर कहीं कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, ऐसा सोचकर मित्रा और अधिक चिंता करने लगी। उसने कोमल की ओर देखकर उससे कहा, मुझे अभी ये बात युवराज ध्रुव और युवराज रुद्र को बतानी होगी, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर मित्रा कक्ष से बाहर आ गई और ध्रुव के कक्ष की ओर तेज कदमों से जाने लगी। तभी मित्रा को दूसरी ओर से न्यरु, यक्ष और रुद्र आते हुए नजर आए। वो दौड़ती हुई उनके पास आए और उन्हें रोककर उसी घबराहट भरे आवाज में बोली, माया का अपहरण हो गया है,
वो कल रात्रि से गायब है। ये सुनकर वो तीनों ही चौंक गए और मित्रा को देखने लगे। इसके बाद मित्रा ने माही के गायब होने के विषय में सारी बातें उन तीनों को बता दिया और घबराहट की वजह से मित्रा ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि ध्रुव वहां नहीं है, जिसे सुनकर वो तीनों एक पल भी गवाए बिना वहां से निकलकर भोजनालय के अश्वगृह में आए और अपने अश्व के साथ माही को खोजने के लिए जाने लगे। तभी मित्रा भी उनके पीछे आकर उन्हें रोकते हुए बोली, मैं भी चलूंगी। ये सुनकर रुद्र ने उससे कहा, नहीं राजकुमारी मित्रा, आप हमारे साथ नहीं आ सकती। मुझे अपने मित्र की चिंता है और मैं उसे खोजने के लिए अवश्य जाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए अकेले ही क्यों ना जाना पड़े। ऐसा कहकर मित्रा अपने अश्व को लेकर उनके पास आकर खड़ी हो गई। ठीक है फिर चलो, परंतु अगर रास्ते में तुम्हें कोई समस्या हुई तो इसकी उत्तरदायी तुम होगी, यक्ष ने कहा, जिसे सुनकर मित्रा ने भी निडर होकर कहा, मुझे स्वीकार है। इसके बाद वो लोग चांद घाटी के हर स्थान पर जाकर माही को खोजने लगे। दूसरी ओर उस हवेली के बंद कमरे में माही को अब धीरे धीरे होश आने लगा था। उसने लेटे हुए ही धीरे धीरे अपने आंखों को खोला। वो धीरे धीरे जमीन का सहारा लेते हुए उठकर बैठी, पर उसे अभी भी हर चीज धुंधली नजर आ रही थी। इसलिए उसने अपनी आंखों को मला और 3-4 बार अपने पलकों को झपकाई। इसके बाद चारों तरफ देखने लगी। उसका सर अभी भी भारी लग रहा था। वो अपने सर को पकड़ते हुए किसी तरह पास में पड़े चीजों का सहारा लेकर खड़ी हुई। इसके बाद माही ने ठीक से अपनी आंखों को साफ किया और दोबारा अपने चारों ओर देखने लगी। उस गोदाम जैसे कमरे में खुद को बंद देखकर माही सोची, एक रात में ये कमरा इतना ज्यादा कैसे बदल गया। अपने माथे पर हाथ से थपथपाते हुए, लगता है मैं अभी भी नींद में हूँ, और ये मेरी बॉडी में इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है। गर्दन पर हाथ रखकर ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे बोरे में भर कर रखा था। पूरी गर्दन अकड़ गई है। माही ने जैसे ही ये कहा उसकी नजर पास में पड़े एक बोरे की ओर गई, जिसे देखकर वो फिर से अपनी आंखों को मलते हुए बोली, लगता है नींद की वजह से मुझे कुछ ज्यादा ही हलुसिनेशन हो रहा है। ऐसा कहकर माही अंगड़ाई लेकर दरवाजे के पास आए और दरवाजा खोलने लगी, पर वो दरवाजा बाहर से बंद होने के कारण खुल नहीं रहा था। ये देखकर माही अब दोनों हाथों से जोर लगाकर उसे खोलने लगी, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं खुल रहा था। उस दरवाजे को ना खुलते हुए देखकर माही गुस्से में दरवाजे पर एक लात मारकर बोली, व्हाट द हेल, कल रात को क्या मैं भांग पीकर सोई थी जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। माही ने ऐसा कहा ही था कि तभी उसे बाहर से किसी औरत की आवाज आई, जो बड़ी ही घमंड से ताना मारते हुए बोली, क्या हुआ शबरी, आ गई ना तू अपने मार्ग पे। अरे कितना अच्छा रिश्ता लेकर आए थे हम तेरे लिए, अपने बेटे का। पर नहीं, तुझे तो उस भीखू से ब्याह करना था। हमने तेरे माँ बापू से तुझे खरीद लिया है, अब तू मेरे बेटे की ही औरत बनेगी, और आज ही तेरा ब्याह है, इसलिए खुद को इसके लिए तैयार कर ले। ये सब कहते हुए उस औरत की जबान साफ नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुंह में कुछ ठूसकर बात कर रही हो। और दरवाजे की दूसरी ओर से माही उस औरत की सभी बातों को सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए खुद को शांत रखा। उस औरत की बातों को सुनकर माही को इतना तो पता चल गया था कि उसका अब यहाँ पर रुकना किसी खतरे से खाली नहीं है। इसके बाद उस औरत के वहां से जाने के बाद माही कमरे के एक कोने में आई और वहां पर रखे एक टूटे हुए मेज के पास आकर उस पर थोड़ी देर शांत होकर बैठी। कुछ देर की शांति के बाद उसने एक बार कमरे को चारों तरफ से देखा और एक बंद खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर वहीं पर खड़े रहकर माही ने कुछ सोचा और फिर पास में पड़े एक लोहे के रोड को अपने हाथों में लिया और एक ही झटके में खिड़की पर लगी कुंडी पर मारकर उसे तोड़ दिया। थोड़ी ही देर के बाद माही हवेली से बाहर आ चुकी थी। वो इस वक्त हवेली से बहुत दूर आ चुकी थी और उसे वहां से निकलकर चलते हुए भी काफी समय बीत गया था। माही को अब प्यास लगने लगी थी। उसने अपने आसपास देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो अपने लहंगे को संभालते हुए और ज्यादा तेज कदमों से चलने लगी। सुबह से कुछ भी ना खाने पीने के वजह से उसे चक्कर भी आने लगे थे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे कुआं दिखाई दिया। कुएं को देखकर माही के चेहरे पर एक संतुष्टि की भाव आ गई। वो जल्दी से वहां पहुंची और कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकालने लगी। तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आई, ए छोरी का कर रही है रे तू। उस आवाज को सुनकर माही ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक गांव की औरत अपने सर पर 2 घड़ा लेकर खड़ी दिखाई दी। वो औरत अपने सर से घड़े को उतार कर नीचे रखी और माही के पास आकर उसके हाथों से बाल्टी के रस्सी को लेते हुए बोली, अरे ऐसा कोई पानी निकालता है का। कुएं से पानी निकालते हुए माही की ओर देखकर, तुझे किसी ने कुएं से पानी निकालना नहीं सिखाया। माही बस एकटक उस औरत की ओर देखकर उसकी बातें सुने जा रही थी, क्योंकि भूख और प्यास की वजह से कुछ कह पाना तो दूर, उससे ढंग से सांस भी नहीं ली जा रही थी। इतना कहते हुए उस औरत ने कुएं में से पानी निकाल लिया था। उसने बाल्टी को माही की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये ले पी ले पानी। माही ने भी अपने दोनों हाथों को उनकी ओर बढ़ा दिया और वो औरत माही के हाथ में पानी डालते हुए पूछी, यहाँ की तो नहीं लगती है तू, कहाँ की रहने वाली है।
माही ने पानी पीने के बाद अपने मुंह पर लगे पानी को पोंछकर राहत की सांस लेते हुए कहा, प्रतापगढ़? क्या प्रतापगढ़? तू वहां की है, फिर तू यहाँ पर कैसे पहुंची? औरत ने पूछा, जिसे सुनकर माही उनके प्रश्न का कोई उत्तर न देते हुए बोली, क्या आप मुझे एक वस्त्र दिला सकती हैं? दरअसल माही ने कुएं के पानी में अपने प्रतिबिंब को देख लिया था। उसके पूरे चेहरे और शरीर पर धूल मिट्टी लगी हुई थी और उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। उसकी बात सुनकर उस औरत ने माही को वहां पर कुछ देर रुकने के लिए कहकर एक और चली गई और माही वही कुएं के पास बैठकर उनका इंतजार करने लगी। क्या माही बचकर जा पाएंगी उस जमींदार के चंगुल से? क्या मित्रा, यक्ष, रुद्र और नीरो ढूंढ पाएंगे माही को? और क्यों चौंक गए थे वो पांचों आदमी माही के पास उस अंगूठी को देखकर? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग। एपिसोड 38। माही पर आने वाला है खतरा। उस औरत के वहां से जाने के बाद माही वही कुएं के पास बैठ गई और आज सुबह से उसके साथ जो भी हो रहा था उस बारे में सोचते हुए बोली, मैं यहाँ पर कैसे पहुंची? और वो औरत किस शबरी के बारे में कह रही थी? अपने आसपास देखकर ये जगह कौन सी है? लगता है चांद घाटी के पास का कोई गांव है, पर यहाँ की हालत इतनी खराब क्यों है? हवेली के बारे में याद करके शायद इस गांव में सिर्फ एक वही ढंग का घर है। आकाश की ओर देखते हुए, दोपहर होने वाली है, मुझे उस औरत से रास्ता पूछकर चांद घाटी वापस लौट जाना चाहिए। ऐसा कहकर माही उसी ओर देखने लगी जहां वो औरत उसके लिए कपड़े लेने गई थी। कुछ देर के बाद माही ने देखा कि वो औरत अपने हाथों में कपड़े लिए वहीं आ रही है, पर इस बार उसके साथ एक छोटा लड़का भी था। वो बच्चा दिखने में काफी ज्यादा प्यारा था। उसके दोनों गाल फूले हुए थे। वो अपनी माँ के एक हाथ को पकड़कर अपने छोटे छोटे कदमों से चलते हुए माही की ओर ही आ रहा था। माही के पास आकर उस औरत ने माही की ओर अपने हाथ में पकड़े कपड़ों को बढ़ाते हुए कहा, ये ले छोरी, तेरे लिए कपड़े। ऐसा कहकर उस औरत ने माही के हाथ में उन कपड़ों को पकड़ा दिया और अपने एक हाथ से सर पर ओढ़े पल्लू को सही करते हुए आसपास देखकर बोली, पर तू यहाँ पर कपड़े कैसे बदलेगी? आसपास तो कोनो झोपड़ी भी नजर नहीं आ रही है। उनकी बातें सुनकर माही भी परेशान होते हुए सोची, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर अब मैं क्या करूं? माही को इस तरह से चिंता में कुछ सोचते हुए देखकर उस औरत ने मुस्कुराकर माही के एक हाथ को अपने हाथों में लेकर बोली, कोई ना छोरी, तू मेरे घर चल, वहां से कपड़े बदल कर फिर वापस चले जाना। जमींदार के विषय में सोचकर गंभीर होते हुए, और वैसे भी तेरा यहाँ पर अकेले घूमना सही नहीं है, नहीं तो वो जमींदार शबरी की तरह तुझे भी उठवा लेगा। माही ने जैसे ही उस औरत के मुंह से शबरी का नाम सुना, उसका पूरा ध्यान उनके बातों पर चला गया। उसने औरत की ओर देखकर पूछा, आप शबरी को जानती हैं? हाँ हाँ, कौन नहीं जानता है, अब तो पूरा गांव भी जान गया है। क्यों, कौन है? जमींदार के छोटे बेटे से ब्याहते हुई है उसकी। उस औरत ने जरा धीरे से माही के पास आकर कहा और फिर माही की ओर देखते हुए पूछी, पर तू हमसे ये सब काहे पूछ रही है? तू जानती है का शबरी को? अरे नहीं नहीं, मैंने बस यूं ही पूछ लिया। माही ने अपने दोनों हाथों और सर को नामे हिलाते हुए कहा, जिसे सुनकर वो औरत मुस्कुराकर बोली, अच्छा ठीक है, तू मेरे साथ चल, वहां जाकर अपने कपड़े भी बदल लेना। माही के चेहरे पर लगे मिट्टी को अपने पल्लू से पोंछते हुए, देख तो कितनी मैली हो गई है तू, पूरे चेहरे पर माटी लगा हुआ है। उनके ऐसा करने पर एक पल के लिए तो माही चौंक गई और उन्हें ऐसा करने से मना करते हुए बोली, रहने दीजिए, मैं साफ कर लूंगी। ये बोलकर माही खुद ही दोनों हाथों से अपने चेहरे को साफ करने लगी और उसे ऐसा करते हुए देखकर उस औरत के साथ आया बच्चा, जो वहां पर आने के बाद से माही को ही देखे जा रहा था, उसने अचानक से हंसते हुए माही की ओर इशारा करके बोला, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, और फिर भी तुम्हें तो अच्छे से चेहरा पोंछना भी नहीं आता है। देखो तो माँ, ये कैसे अपना चेहरा पोंछ रही है? बच्चे ने उस औरत से कहा, जिसे सुनकर वो औरत उसे चुप कराते हुए डांट कर बोली, चुप कर, ऐसे काहे बोल रहा है, ये तो हर दीदी के समान है। पर माँ, हमारी दीदी तो मर गई है ना? उस बच्चे ने मासूमियत से अपनी माँ की ओर देखकर कहा। ये सुनकर वो औरत भी चुप हो गई, उनकी आंखों में नमी भी आ गई थी। इस चीज को माही ने भी महसूस कर लिया था, जिसे महसूस करके वो उस बच्चे के पास आए और उसके सामने बैठते हुए अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उससे पूछी, क्या नाम है आपका? ये सुनकर उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस एकटक माही को देख रहा था। माही ने उससे फिर पूछा, क्या आप मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहते हो? नहीं, बच्चे ने मुंह फुलाते हुए दूसरी ओर मुड़कर कहा। ये देखकर माही ने उससे कुछ कहना चाहा, पर इससे पहले वो बच्चा खुद ही माही की ओर मुड़ गया और अपने छोटे छोटे हाथों को कमर पर रखकर माही से बोला, वीर, मेरा नाम वीर ठाकुर है। अच्छा, तो किस प्रांत में राज चलता है आपका, छोटे ठाकुर? माही ने वीर के फूले हुए गालों को खींचकर मुस्कुराकर कहा, मेरे बाबा के प्रांत को तो उस जमी। वीर ऐसा कह ही रहा था कि तभी उसकी माँ उसे चुप कराते हुए माही से बोली, तू इसके बातों पर ध्यान मत दे। बात को बदलते हुए, तेरे चेहरे को देखकर तो लग रहा है कि तू बहुत देर से भूखी है, चल तुझे कुछ खिला भी दूंगी।
ऐसा बोलकर उस औरत ने वीर का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए माही की ओर देखकर बोली, खड़ी क्यों है, चल। ये सुनकर माही ने सोचा, जाकर पहले चेंज कर लेती हूँ, इसके बाद उनसे रास्ता पूछकर वापस लौट जाऊंगी। ये सोचकर माही ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और उनके साथ जाने लगी। रास्ते में चलते हुए माही उस गांव को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। वहां के हालात को देखकर वो बहुत हैरान भी थी। उसका ध्यान पूरी तरह से अपने आसपास के परिवेश में डूबा हुआ था कि तभी उसे अपने हाथों में किसी के नन्हे हाथ महसूस हुए। माही ने जब अपने हाथों की ओर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो वीर था जो अपनी माँ से हाथ छुड़ाकर माही के हाथ को पकड़कर चल रहा था। माही चलते हुए ही वीर की ओर स्नेह भाव से देखकर उससे पूछी, अब तक तो आप हमसे बात भी नहीं करना चाहते थे, फिर अभी मेरे हाथ को पकड़कर चलने का क्या अभिप्राय है आपका? क्योंकि आप मुझे अच्छी लगी हो और मुझे जब अपना प्रांत मिल जाएगा ना, तो मैं वहां पर आपको सबसे ऊंचा स्थान दूंगा। वीर ने अपने हाथों से उस ऊंचाई को दिखाते हुए कहा, जिसे सुनकर माही बोली, अच्छा, तो कितना ऊंचा स्थान देंगे आप मुझे, और आप किस प्रांत के विषय में कह रहे हैं हमसे? ये सुनकर वीर ने एक बार अपनी माँ की ओर देखा जो उन दोनों के आगे चल रही थी, और फिर माही की ओर देखकर उसे नीचे झुकने के लिए हाथों से इशारा किया, जिसे समझकर माही भी उसके सामने झुककर बैठ गई। इसके बाद वीर ने उसके कानों में कुछ कहा और तभी वीर की माँ अचानक से पीछे मुड़कर उन दोनों को बुलाते हुए बोली, क्या कर रहे हो वहां? सूरज सर पर चढ़ने वाला है। वीर से, तोहर दादी भी घर में इंतजार कर रही है, ओकरा खातिर खाना भी बनाना है, जल्दी आओ के लेकर। ऐसा कहकर वीर की माँ फिर से आगे चलने लगी और उनके अचानक से पीछे मुड़ने से वो दोनों भी चौंक गए थे। जैसे ही वो आगे की ओर जाने लगी तो माही और वीर ने भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कुछ इशारा किया और फिर वो दोनों भी उनके पीछे जाने लगे। दूसरी ओर प्रतापगढ़ का राजमहल। प्रतापगढ़ के सभी सैनिक इस समय प्रतापगढ़ के राजमहल के समक्ष खड़े थे और प्रतापगढ़ के लगभग सभी नागरिक भी वहां पर उपस्थित थे। वहां पर उपस्थित सभी के मुख पर हर्ष उल्लास छाई हुई थी। सभी इस बात से प्रसन्न थे कि आनिबानियों ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी विजय हो गई। महाराज कुलदेव के तीनों रानी भी द्वार के सामने अपने हाथों में आरती के थाल लिए खड़ी थी। उन तीनों के मुख पर भी खुशी की भाव थी। महाराज के सभी संतान और राजमहल के सभी मुख्य व्यक्ति वहां पर उपस्थित थे। इसके बाद सबसे पहले महाराज कुलदेव अपने रानियों के समक्ष आए और फिर उनकी पत्नियों ने उनका तिलक किया। तिलक होने के बाद वो द्वार के समक्ष खड़े सभी नागरिकों और सिपाहियों की ओर मुड़कर खुशी के साथ बोले, आज हमारे इतनी बड़ी जीत के उपलक्ष्य में पूरे प्रतापगढ़ को उपहार दिया जाएगा। एक नजर अपने परिवार के लोगों की ओर देखकर और प्रतापगढ़ के राजभवन में एक उत्सव का आयोजन किया जाएगा जिसमें आम नागरिक भी निमंत्रित है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आप सभी इस उपलक्ष्य में हमारे साथ सम्मिलित हो। महाराज के इतना कहते ही सभी सैनिकों और नागरिकों के बीच में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। वो सभी महाराज कुलदेव की जय जयकार करने लगे। पर इसके विपरीत रक्ष के चेहरे पर महाराज को देखकर एक अजीब सा ही भाव था। वो महाराज कुलदेव की ओर देखकर मुंह बनाते हुए धीरे से बोला, न जाने बुआसा इस समय किस संकट में होगी और इन्हें तो यहाँ पर उत्सव मनाने की चिंता है। क्या आप महाराज के विषय में कह रहे हैं? व्रताश्री सांभाल ने कहा, जो बिल्कुल रक्ष के निकट खड़ा हुआ था। उसने उसके बातों को सुन लिया था। जैसे ही रक्ष ने ये सुना, वो चौंकते हुए उसकी ओर देखकर बोला, तुमने सुन लिया? ये सुनकर सांभाल ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया, जिसे देखकर रक्ष अपना माथा पकड़ते हुए सोचा, मैंने तो धीरे से कहा था, फिर इसे कैसे पता चला? परेशानी में ये किसके साथ छोड़ दिया है? बुआसा ने हमें। अब मैं इसे कैसे झेलूंगा? रक्ष ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे दोबारा महाराज की बातें सुनाई दी। महाराज कुलदेव अपने सैन्य बल की सराहना करते हुए बोले, आज इस विजय का पूरा श्रेय मैं अपने सैन्य बल को और मेरे सेनापति को दूंगा, जिन्होंने हमारे राज्य को जटिल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथ ही मैं अपने नागरिकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमेशा हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। ऐसा कहकर महाराज महल के भीतर चले गए और इसके बाद बाकी सभी मुख्य व्यक्तियों का तिलक किया गया। फिर सभी लोग विश्राम करने के लिए राजमहल के भीतर चले गए। दूसरी ओर रुद्र, यक्ष, न्यरो और मित्रा पूरे चांद घाटी में सुबह से माही को खोज रहे थे, परंतु हर स्थान पर तलाश करने के बावजूद भी माही उन्हें कहीं पर नहीं मिली। इससे थक हार कर वो चारों निराश होकर वापस भोजनालय की ओर लौट रहे थे। तभी अचानक मित्रा को कुछ स्मरण आया और वो उन तीनों से बोली, मुझे ज्ञात है कि हमें माया कहाँ पर मिल सकती है। मित्रा के इस बात को सुनकर वो तीनों चौकन्ने हो गए और न्यरो हड़बड़ाते हुए पूछा, कहाँ पर है माही? जल्दी बताओ, हम उसे खोजने में अधिक विलंब करेंगे तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। घबरा कर कहीं माही को कुछ हो तो नहीं गया। उसके पास तो इस समय उसकी शक्तियां भी नहीं है। न्यरो घबराहट में बार बार माया की जगह माही का नाम ले रहा था, ये सोचे बिना कि वो इस समय सभी के मध्य में है। और उसके मुंह से बार बार किसी माही का नाम सुनकर रुद्र और मित्रा उसकी ओर हैरानी से देखने लगे।
रूथ ने न्यरो से स्पष्ट होकर पूछा, ये किस माही के विषय में कह रहे हो तुम? जिसे सुनकर न्यरो अपने होश में आया और अपने शब्दों को सही करते हुए कुछ कहने ही वाला था, पर तभी यक्ष ने बात को संभालते हुए कहा, असल में ये माया को माही कहता है, इसलिए घबराहट की वजह से माया के स्थान पर उसके मुंह से माही निकल गया। मित्रा की ओर देखकर, अब इन सब बातों को छोड़ो और बताओ कि माही हमें कहाँ? अपने कहे वाक्य को सही करते हुए, मेरा तात्पर्य है कि माया कहाँ पर मिलेगी? ये सुनकर मित्रा भी संतुष्ट होकर उनकी ओर देखते हुए बोली, माया तक पहुंचने के लिए हमें सर्वप्रथम भोजनालय में जाकर उससे इस विषय में पूछना होगा। किससे पूछना होगा? यक्ष ने पूछा। इसके उत्तर में मित्रा ने कहा, शबरी। अब शबरी ही हमारी सहायता कर सकती है। अपने अश्व की दिशा को भोजनालय की ओर मोड़कर, आगे की बातें आप सब भोजनालय पहुंचकर ही समझ जाएंगे, अभी हमें चलना चाहिए। ऐसा कहकर मित्रा भोजनालय की ओर बढ़ने लगी और उसके साथ ही वो तीनों भी उसके साथ उसी ओर बढ़ने लगे। थोड़े ही समय में वो चारों भोजनालय के द्वार के सामने पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर यक्ष ने उनसे कहा, मैं और न्यरो जाकर अश्व को अश्वगृह में रखकर आते हैं, तब तक तुम दोनों शबरी के पास जाओ। इस बात से सहमत होकर मित्रा और रुद्र भोजनालय के भीतर चले गए। उनके जाते ही यक्ष ने न्यरो की ओर देखते हुए उससे सवाल किया, क्या माही किसी संकट में है या फिर उस पर कोई संकट आने वाला है? जिसे सुनकर न्यरो भी गंभीर होकर बोला, सही कहा तुमने, उस पर संकट आने वाला है। यक्ष की ओर देखकर, और इस समय उसके पास अपनी शक्तियां भी नहीं है, अगर वह बिना शक्ति के उससे टकराएगी तो खुद माही पर ही उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। किस संकट के विषय में कह रहा है न्यरो, जिससे हो सकता है माही को खतरा? क्या कहा था वीर ने माही से, जिसे वो अपने माँ के सामने नहीं कह सकता था? और क्या बचा पाएगी माही खुद को उस अनजाने खतरे से? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग।